हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, ज्योमेट्री हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मेंसुरेशन के अंदर कुछ एक चीजें आपको खास ध्यान रखनी है, क्योंकि मेंसुरेशन के अंदर क्वेश्चन कई बार कैलकुलेटिव पार्ट में भी आ जाता है। तो जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये रहती है कि हम कैलकुलेशन पे ही फंसते हैं। तो यानी कैलकुलेशन आसान किस तरीके से किया जाए, जैसे कि हमने पहले एमजी कॉन्सेप्ट, डीएस कॉन्सेप्ट वो सब पढ़े हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों का। पहले कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखाऊंगा कैलकुलेशन से रिलेटेड, फिर उसके बाद हम मेन प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप आगे देखेंगे। ये पहले बेसिक प्रॉपर्टी है।
देखिए ये प्रॉपर्टी सारी बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड है, पहले आप ये लिखिए फिर मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो लिखा है आपके सामने वो लिखा है पाई इंटू 100 और पाई 3 इंटू 100। जैसे कि कई क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर एच ए बी सी डी। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, अगर मैं पाई की जगह 3 ले लेता हूं, तो अगर आर स्क्वायर एच की वैल्यू 100 होगी, अगर आर स्क्वायर एच की वैल्यू 100 आती है, तो आपके आंसर में जो फर्क आएगा वो 14 का आएगा। यानी जो भी आंसर आ रहा है आपका उसका 14 ऐड कर दीजिए। तो अप्रोक्सीमेशन में काफी जगह हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप 1000 से गुणा करते हैं, यानी ये वैल्यू अगर 1000 के करीब आ रही है, तो 3 इंटू 1000 3000 हो गया, और आंसर में जो अंतर आएगा वो 140 का आ जाएगा। यानी उसी आंसर में लगभग 140 और जोड़ना है। तो ये चीज काम आती है हमारी अप्रोक्सीमेशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखिए 3.14 की जगह आपने 3 लिया, तो आपने अंतर देखा कितने का आया है, 100 का, 14 का। 100 से गुणा करने पर 14 का अंतर मिल रहा है आपको। अगर आप 1000 से गुणा करेंगे तो 140 का अंतर मिलेगा। तो ये चीज अप्रोक्सीमेशन में काफी जगह काम आएगी। यानी पाई की वैल्यू जब आप 3.14 रखते हैं और आगे कोई वैल्यू लिखी है, आपने देखा कि आगे वाली वैल्यू लगभग कितनी आएगी, लगभग आपने देखा 80 के करीब आएगी। 80 के करीब आएगी तो 100 के करीब आती तो अंतर आता 14 का। 80 के करीब आती तो अंतर आ जाएगा आपका उससे कम का थोड़ा, तो उससे कम का यानी आप 90 का ले सकते हैं, 80 का ले सकते हैं, ठीक है। तो 90 का अंतर आ जाएगा। आपने देखा
ये पाई है इंटू 100, 314। एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। आपने अगर 3 लिया इंटू 100, ये 300 आ गया, अंतर आया 14 का। अगर ये 100 की जगह 80 हो जाता है, यानी ये वैल्यू अगर 80 आ जाती है, तो जो अंतर आएगा वो 14 से कम आएगा। ठीक है, 14 से कम आ जाएगा, यानी 11 और 12 के करीब आ जाएगा। तो आप देखते हैं 3 से गुणा किया, जो भी आंसर आया, क्योंकि 3 से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि लगभग इतना आएगा, उसमें 12 और जोड़ दिया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज को जब हम क्वेश्चन में करेंगे तब जाके और क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, और ये अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए यूज होगा, एक्यूरेट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्योंकि मेंसुरेशन के अंदर इतने सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जहां आप उस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए अप्रोक्सीमेशन से तो सही कर सकते हैं, पर अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 1 मिनट का समय लग जाएगा। सेम ये चीज आप आगे देखते हैं। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा पाई इक्वल्स टू 22/7 और पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच निकालते हैं आप, पाई आर एच निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर निकालते हैं। इन सभी के अंदर पाई आ रहा है तो आंसर में 11 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, वो आपका यहाँ पर लिखा है। जो एमजी कॉन्सेप्ट से आप 11 का मल्टीपल मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई 11 के 4 मल्टीपल मिल गए आपको, ठीक है, चारों ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमजी कॉन्सेप्ट लगा के आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई नंबर ऐसा है जो मल्टीपल में देखा जा सकता है, तो आप एमजी कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ वाले नंबर का भी मल्टीपल देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अदर मल्टीपल्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है अगर सारे 11 के मल्टीपल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आखिरी संख्या पे काम कर सकते हैं, लास्ट डिजिट क्या आएगी, चारों ऑप्शन में लास्ट डिजिट देखिए। फिर आप ये देख सकते हैं अंकों के योग पे, अंकों के योग पे काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन लगाइए। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी डी ऑप्शन है इसके 500, 25, 130 और 800। आपने देखा है चारों ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ये मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको कि प्रीवियस ईयर मेंस में ऐसे क्वेश्चन है। जो आप कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं ना, ये तो मैंने 500, 25, 130 लिखा, हो सकता है वो 588 हो, ये 25.4 हो, 130.08 हो, 898 हो, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये सारे नंबर ना बहुत दूर दूर हैं। तो इस टाइप की किसी भी कैलकुलेशन में आपको अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है, यानी केवल अप्रोक्सीमेशन लगा के आपको आंसर लगाना है। एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं करना कि इतना आप पूरा आखिरी तक कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ये भी हम क्लास में देखेंगे। तो ये यहाँ पर लिखा है कि यदि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आप अप्रोक्सीमेशन लगाइए, ठीक है, अंदाजा लगाइए कि अंदाजा कितना हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले लेते हैं, मैं देखता हूँ ये लिखा है पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। अब आपने देखा पाई कितना होता है, 3 के बराबर, 3 धाम 30 हो गया, 30 को 49 से गुणा करेंगे 1470, 1470 से आपको पता लग गया। 1470 नहीं भी पता लगा आपको, आपको ये पता लग गया 49 का मतलब 50 हो गया, 50 धाम 500, 500 दिए 1500, तो लगभग 1500 के करीब आंसर आएगा। यानी आपने एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं करी, आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करी कि 49 की जगह 50 मान लिया, 50 धाम 500, 500 दिए 1500, तो जो ऑप्शन 1500 के करीब होगा आप उसे आंसर मार्क कर देंगे, यानी इसे हमने एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं किया। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है, इससे काफी जगह हमें यूज करना है। आगे देखिए क्या लिखा है, पाई की वैल्यू 22/7 पड़ी। अब आपने देखा पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू मैंने ले ली 6 का स्क्वायर, हाइट ले ली 15, ना तो इसमें 7 आ रहा है ना इसमें 7 आ रहा है, दोनों में से किसी में भी 7 नहीं आ रहा है, और दोनों में से अगर किसी में भी 7 नहीं आ रहा है तो आंसर जो आएगा आपका अप्रोक्सीमेट आएगा। यानी ये कैलकुलेशन अगर आप करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, तो ये कैलकुलेशन आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देगी, एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकती। एक्यूरेट आंसर के लिए इसमें और इसमें 7 का मल्टीपल होना जरूरी है, यानी पाई को जिससे भी गुणा करें उसमें 7 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए आगे देखते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं हम, डीएस पे। यानी डीएस आपने पढ़ा, अब देखिए आपने कैलकुलेशन करी पाई 28 का स्क्वायर इंटू 10 का 10, ये कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। अब डीएस आप लगाते हैं,
डीएस के लिए आपको बताया कि पाई की जगह जो डीएस लेना है आपको वो 7 लेना है। 7 कैसे आया पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और नीचे अगर 7 होता है तो डीएस में आपने पढ़ा 4 से गुणा होता है ऊपर नीचे। 4 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला पार्ट तो भूल जाते हैं, बचा ऊपर वाला पार्ट। ये आ गया 4, 4 चौक 16, 16 का मतलब 7। तो यानी पाई जहां भी लिखा होगा उसके अंकों के योग की जगह आप 7 लिख सकते हैं। 7 इसके अंकों का योग हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, यानी जो भी आंसर आएगा उसके अंकों का योग 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से डीएस का कॉन्सेप्ट लगेगा अगर आप मेंसुरेशन में कैलकुलेशन करते हैं। फिर आप आगे देखते हैं कि पाई की वैल्यू जरूरी तो नहीं है कि 22/7 ही दी गई हो हर बार। तो इस चीज के लिए भी आपको पहले तैयार रहना पड़ेगा। अगर 3.14 दे रखी है तो इसका डीएस आ गया 8। तो इस केस में आपको डीएस 8 लेना पड़ेगा। यानी अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की वैल्यू 22/7 ना दे के 3.14 दी होती तो ये 8 हो जाता, ये 1, ये 1। तो आंसर वो होता है जिसके अंकों का योग 8 आएगा। ठीक है, तो यानी ये तरीका है बेसिकली मेंसुरेशन के काम को आसान करने का। जहां हम कैलकुलेशन में फंसते हैं ये सारे तरीके वो हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन गलती हम यही करते हैं कि पूरी मेंसुरेशन पढ़ ली, फॉर्मूले पढ़ लिए, प्रॉपर्टी पढ़ ली, पर मेन जहां अटक रहे हैं कैलकुलेशन, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। अब आ जाते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, ये कुछ एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको केवल ये ध्यान रखना है, यानी अब ऐसा नहीं है कि भाई एक सर्कल है, इसका रेडियस दे दिया 7। अगर 7 रेडियस है तो पेरीमीटर पता होना चाहिए आपको 44 और एरिया पता होना चाहिए 154। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखते हैं तो आगे के सभी क्वेश्चन, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एरिया या पेरीमीटर निकालेंगे। अब जैसे कि एग्जामिनर 7 नहीं देता, एग्जामिनर ने दे दिया कि भाई जो सर्कल है उसका रेडियस 14 है। अब ऐसा नहीं है कि आप बार बार एरिया निकालने के लिए पाई इंटू 14 का स्क्वायर, फिर 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, फिर इसे सॉल्व कर रहे हैं और इसे लिख रहे हैं। तो ये पार्ट कोई भी नहीं करेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपको बात समझनी पड़ेगी। इसके साथ कोरिलेट करना है। जैसे कि हमने 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनाया, ये परपेंडिकुलर 2.4, एल्टीट्यूड 2.5 बनाया। जैसे कि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये 2, ये 1, ये √3, ये √3, 2√3 बनाया। हमने सारे क्वेश्चन इससे कोरिलेट करे। जैसे कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, 30, 60 और 90, 2√3 और 1 बनाया। जैसे कि हमने राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, 1, 1 और √2 बनाया। अब इन सभी चीजों के अंदर हमने एक बात ऑब्जर्व करी कि हमने एक जनरल रिजल्ट बना दिया। अब पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसके साथ कोरिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। यानी आपने यहाँ पर भी सेम ही किया कि अगर 7 है, ये 7 के साथ पेरीमीटर 44 हो गया, एरिया 54 हो गया। जो पेरीमीटर होता है वो आर पे सीधा डिपेंड करता है और आर स्क्वायर पे एरिया डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप देखते हैं अगर पेरीमीटर रेडियस डबल हो गया 7 से 14, ये आर से 2r हो गया तो पेरीमीटर 2p हो जाएगा, यानी 44 से 88 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने देखा एरिया आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, आर की जगह अगर 2r रख देंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी एरिया जो है 4 गुना हो जाएगा। तो इसका 4 गुना हो जाएगा 154 इंटू 4। इसी तरीके से पीछे भी जा सकता है। हो सकता है कि सर्कल है ये 3.5, अब रेडियस अगर आधा हो गया तो पेरीमीटर आधा हो जाएगा, 44 से 22 हो जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, डायरेक्ट याद करना है। एरिया अगर देखते हैं 154 तो सर्कल का था, ओरिजिनल का 7 वाले का, इसका रेडियस हाफ हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 यानी इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यही प्रॉपर्टी है जो आपको आगे ध्यान रखनी है, आगे लगभग हम सभी चीजों में करेंगे। जो बचा हुआ पार्ट है वो आप लिख सकते हैं, फिर हम आगे देखते हैं।
आइए आगे प्रॉपर्टी लिखते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जब एक भुजा और सभी कोण दिए जाते हैं।
ये लिखिए पहले। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दो बराबर हिस्सों में बांटता है। एच की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से, एरिया निकालेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है जब सारे एंगल गिवन है, ठीक है, और एक साइड गिवन है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये आर का फॉर्मूला है जब तीनों एंगल गिवन है, तो आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन क्या होगा। आयत पे आते हैं। ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी रेक्टेंगल पे हमने शुरुआत करी। चारों एंगल 90 डिग्री, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, डायगोनल की लेंथ जो है बराबर रहेगी, अपोजिट साइड इक्वल रहेगी। रेक्टेंगल के अंदर ही आती है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। पी कोई पॉइंट है, पी से मिलाया गया, इसे भी, ये जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन पे आए, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा पाइथागोरस लगा के ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आगे लिखते हैं। रेक्टेंगल में फॉर्मूला भी लिख लीजिए, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड, परिमाप। ये बेसिक फॉर्मूला था इसलिए मैंने लिखा नहीं था, पर आप लिख सकते हैं।
ये सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे हम आगे। ये प्रॉपर्टी लिखी, उसके बाद और लिखते हैं पैरेललोग्राम में आगे। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड स्क्वायर, और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है डी स्क्वायर बाई 2।
यानी डायगोनल का स्क्वायर बाय 2। डायगोनल जो है इक्वल लेंथ के होते हैं, बाई साइड ईच अदर एट 90 डिग्री एंड ऑफ इक्वल लेंथ। लंबाई बराबर रहेगी डायगोनल की, जिसमें भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा डायगोनल की लंबाई आपकी बराबर रहेगी। जैसे रेक्टेंगल में था ऐसे ही स्क्वायर में। पैरेललोग्राम और रोम्बस में डायगोनल की लंबाई सेम नहीं रहेगी। आपने देखा ये 90 90 90 ए से बाइसेक्ट करेगा, चार बराबर हिस्सों में चार कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ट्रायंगल जिनका एरिया समान है। ठीक है, आगे आते हैं पैरेललोग्राम पे, यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी इसके अपोजिट एंगल जो है इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ए सी ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड इक्वल होंगी। आपने देखा ये एंगल अगर थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा अल्टरनेट हो जाएगा। तो ये दो एंगल बराबर हो गए, ये दो एंगल बराबर हो गए। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, ये भी ध्यान रखना है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट रहेंगे, यानी ऊपर वाला आधा और नीचे वाला आधा कॉन्ग्रेंट हो गया। इसी तरीके से ये वाला आधा और ये वाला आधा फिर से कॉन्ग्रेंट हो गया। एरिया होता है बेस इंटू हाइट, क्योंकि इसके अंदर दो ट्राइंगल आते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका दुगना कर देंगे तो हाफ से टू कट जाएगा तो बेस इंटू हाइट बचेगा। साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है ट्वाइस ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। ये ए है, ये बी है, अगर ये डी है, इसका एरिया निकालिए एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी बाई टू, उसका दुगना करिए पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अब आप देखते हैं ट्राइंगल एडीसी। एडीसी में आप देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, बीडीसी में कॉस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, कॉस 180 माइनस थीटा की। ये माइनस कॉस थीटा होगा तो इसलिए इसके आगे माइनस साइन लगा दिया और इक्वेट कर दिया, ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये पैरेललोग्राम आपको दे रखा है, एरिया इसका ए बी साइन थीटा आएगा, क्योंकि अगर आप तोड़ते हैं हाफ ए बी साइन थीटा बचेगा, इसका दोगुना करेंगे ए बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ये मैक्सिमम होगा, यानी रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एरिया जो है आपका मैक्सिमम मिलेगा। आगे और लिखते हैं पैरेललोग्राम में ही। ये पैरेललोग्राम में लिखना है आपको। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जो समान आधार पर है और दो समांतर समान रेखा के बीच में है।
पहले इतना लिखिए फिर आगे लिखेंगे। आइए देखते हैं, नोट कर लीजिए पहले। आइए देखते हैं, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। एक पैरेललोग्राम है, इसकी हाइट इधर से दे रखी है, यहाँ से हाइट दे रखी है, ये साइड दे रखी है, तो कोई एक वेरिएबल पूछ लिया जाएगा। इसमें हमने एरिया इक्वेट किया है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आगे देखते हैं, पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, समान आधार पर अगर आप एक और पैरेललोग्राम बनाते हैं सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है, ये तो रेक्टेंगल भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से बन जाए।
आप बहुत सारे बना सकते हैं इस तरीके से। पहले समान आधार होना चाहिए और ऊंचाई सेम होनी चाहिए। तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो एरिया सेम रहेगा दोनों का। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ देखते हैं, अगर एक पैरेललोग्राम है, एक ट्राइंगल है, ऊंचाई सेम रहेगी, दोनों की हाइट सेम रहेगी, ठीक है, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस के बीच में। तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, क्योंकि बेस सेम है और हाइट भी सेम है, तो हाफ का रिलेशन रहेगा, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा आ जाएगा। इसी सर्कल के अंदर आने वाला समांतर चतुर्भुज रेक्टेंगल रहता है। रोम्बस अगर आप देखते हैं समचतुर्भुज, यानी जो डायगोनल जो है 90 डिग्री पे काटेंगे, जिसके डायगोनल स्क्वायर के भी 90 डिग्री पे काटते हैं, डायगोनल इसके भी 90 डिग्री पे काटेंगे, ठीक है। अगर आप देखते हैं ये दो बाइसेक्ट करेगा, ये भी बाइसेक्ट करेगा, एक की लेंथ अगर d1 है, एक की d2 है, तो एक d1/2 एक d2/2, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ d1/d2। ये कैसा है, ये आपको यहाँ बताया गया है। चार ट्राइंगल हैं इक्वल एरिया के, चार ट्राइंगल अगर इक्वल एरिया के हैं तो आप देख सकते हैं, तो किसी एक का एरिया आप निकालते हैं, d2/2 हो गया d1/2 इंटू हाफ, इसको चार से गुणा करेंगे, d1/2 आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये भी रहती है, d1/2 का स्क्वायर d2/2 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। डायगोनल 90 डिग्री पे काटेंगे, और डायगोनल जो है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। मेन बात इसके अंदर ये रहती है, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। आगे लिखते हैं, आगे आपको ट्रिपेजियम में लिखना है।
आइए देखते हैं। देखिए ट्रिपेजियम है, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, एरिया हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, जो समान भुजा समांतर भुजाएं उनका योग इंटू ऊंचाई। इस पे भी आपको काफी बार क्वेश्चन मिलता है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, इसमें काफी चीज होगी। ये अगर पी इज टू क्यू है, पी इज टू क्यू, तो पी स्क्वायर पी क्यू, क्यू स्क्वायर पी क्यू, ये एरिया का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं डायगोनल डी वन डी टू इक्वल नहीं होते हैं ट्रिपेजियम के, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर आएगा, ठीक है। इस पे बेस भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। ये मिड पॉइंट है इसका, तो एम एन की वैल्यू ए प्लस ए बाय टू हो जाएगी। ये इसका मिड पॉइंट है, तो एम एन की वैल्यू ए बी माइनस सी डी बाय टू हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं, ये ट्रिपेजियम अगर दे रखा है, इनका एरिया अगर सेम है, तो इसकी लेंथ आपको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया। ट्रिपेजियम में लिखना है अभी आपको,
आइए देख लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये मिड पॉइंट था यानी एम भी वन हो गया, एन भी वन हो गया, तो एक्स प्लस वाई बाई टू आ गया। तो यानी ये जनरल फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है 1:1 दे जाए। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, अगर ये 90 डिग्री पे काटते हैं तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वेश्चन बन जाता है, डायगोनल दे रखा है और दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, तो एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से एरिया निकालने का ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ d1 d2 साइन थीटा। आपको बताएगा इसका एरिया प्लस का एरिया प्लस का एरिया प्लस का एरिया, तो लास्ट में टोटल करके हमने देखा तो ये d1 आ गया, ये d2 आ गया, d1 d2 साइन थीटा हो गया। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। इस पे बेस क्वेश्चन पहले भी काफी बार आ चुका है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसी में जनरल प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है।
आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखते हैं कि डायगोनल के बारे में बात हो रही है। अब जितनी प्रॉपर्टीज हमने पीछे लिखी है उसे कलेक्ट करके एक तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। और याद करने का तरीका क्या है? देखिए चाहे स्क्वायर हो चाहे हो रोम्बस, साइड बराबर रहती है, ठीक है। साइड बराबर इक्वल रहती है इन दोनों के अंदर। इन दोनों के अंदर 90 डिग्री पे काटता है डायगोनल। तो ये आपने लिखा है राइट एंगल पे काटेगा इसमें और इसमें। यहाँ पर लिखा है साइड अगर 90 डिग्री पर है तो डायगोनल इक्वल होंगे, यानी साइड 90 डिग्री पे स्क्वायर की होती है और रेक्टेंगल की होती है, तो इनके डायगोनल इक्वल होंगे, बाकी किसी के नहीं होंगे। ट्रिपेजियम में तो कोई प्रॉपर्टी होलो नहीं करेगी इसमें से। इसी तरीके से देखते हैं साइड अगर इक्वल है तो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करेगा। साइड इक्वल होती है स्क्वायर में और रोम्बस में, तो बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल स्क्वायर में और रोम्बस में, बाकी किसी में नहीं करेगा। डायगोनल बाइसेक्ट सभी में करते हैं, ट्रिपेजियम में कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं इसके अंदर जिसमें साइड बराबर है, तो वो आपने इस तरीके से लिख दिया। आगे लिखते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी और लिखनी है आपको, फिर आज हम इतनी प्रॉपर्टी लिखेंगे, आगे की प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। इसमें बताया गया आपको कि इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करने से आपको क्या मिलेगा, अगले के मिड पॉइंट ज्वाइन करने से आपको क्या मिलेगा, उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करने से आपको क्या मिलेगा। तो इस पे बेस क्वेश्चन देखिए वैसे आया तो नहीं है पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए पहले से आपको पता होना चाहिए। इन्हीं पे बेस हम क्वेश्चन देखेंगे भी डिटेल के अंदर। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए।